ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। आज सेकेंड ईयर एचडीपी के स्टूडेंट्स के लिए गाइनोकोलॉजी का लास्ट चैप्टर 28th चैप्टर, और जिसमें क्रायोकेन का रख रखाव, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ क्रायोकेन्स। अभी क्रायोकेन हमने पढ़े, वही Allen2 जार जो होते हैं उनको क्रायोकेन कहते हैं। अलग अलग शेप, अलग अलग साइज़ के ये मिलते हैं। क्रायोकेन जितना बाहर से मजबूत दिखता है, आंतरिक रूप से यह बहुत ही नाजुक होता है। यह एक बार ख़राब हो जाने पर इसकी मरम्मत भी असंभव या आसान नहीं है। विभाग में खराब क्रायोकेन का अंबार लगा हुआ है, अतः सीमन की क्वालिटी क्रायोकेन के रख रखाव पर ही निर्भर करती है। अतः क्रायोकेन को हैंडल करते समय निम्न सावधानियाँ बरतनी चाहिए। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। Allen2 जार पर ध्यान रखें कि सीधी सूर्य की रोशनी उस पर किसी खिड़की आदि के द्वारा भी ना पड़े, और न ही आप उसे धूप में रखें। जिस कमरे में आप Allen2 जार रखते हैं वह पूर्ण रूप से हवादार, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि Allen2 गैस जार से ढीले ढक्कन से वाष्प के रूप में नियमित रूप से निकलती रहती है। क्रायोकेन को सीधा कठोर फर्श पर नहीं रखें। Allen2 जार के नीचे रबर, जूट, टाट, नमदा आदि रखें ताकि उसका पैंदा घिसे नहीं तथा नेक ट्यूब भी सुरक्षित रहे। तो ये देखिए इन्होंने इसको किस तरह से ये आप देखें किस तरह से प्लेटफार्म पे रखा हुआ है, और इसके बाहर देखिए रिंग जो लगी हुई हैं रबड़ की, एडजस्टेबल रबर रिंग है, और नीचे जो पैंदे में है वो फिक्स्ड एट बॉटम है। ये भी रबड़ की रिंग है, लेकिन पैंदे में ये एक बार फिक्स की हुई है। तो ये तीन जो है इसमें रबड़ रिंग लगी होती हैं, बाहर कवर करती हैं इसको, ताकि आपस में जो है दोनों जार जो है भिड़े नहीं और एक दूरी जो है मेंटेन रहे। Allen2 जार को जब भी उठाएं दोनों हाथों से उठाएं। नीचे रखें तो धीरे रखें, झटका देकर नहीं उठाएं, न रखें अर्थात गिराएं नहीं, अन्यथा उसके अंदर उनकी गर्दन के सारे लटकरे आंतरिक जार को नुकसान हो जाएगा। Allen2 जार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर घसीट कर अथवा लुढ़का कर नहीं ले जाएं, अन्यथा Allen2 जार पर खरोंच व मोच आ सकती है। उपयुक्त ट्राली का प्रयोग करें। Allen2 जारों को बढ़ाने के समय एक दूसरे के ऊपर नहीं रखें। इससे जार से Allen2 गैस का वाष्पीकरण बाधित हो सकता है, और Allen2 के अधिक दबाव से Allen2 जार फट सकता है अथवा उसकी गर्दन टूट सकती है, जिससे उसकी वैक्यूम प्रणाली खराब हो सकती है। ये यहाँ दे रखा है कि एक जार के ऊपर जार रखा है, ये क्रॉस दे रखा है। इस तरह से रखें, एक के बाद एक अलग से। Allen2 जार को कभी भी वेल्डिंग नहीं कराएं, अन्यथा उसकी बाहरी परत पर छेद हो जाएगा तथा उसका वैक्यूम सिस्टम खराब हो जाएगा और वो किसी काम का नहीं रहेगा। हमेशा Allen2 जार के उपयुक्त ढक्कन से ही ढककर रखें, ताकि Allen2 का अधिक वाष्पीकरण से होने वाली हानि से बचा जा सके। Allen2 जार को कभी लुढ़कने नहीं दें, हमेशा उसको सीधा ही रखें। हमेशा Allen2 जार का निर्धारित ढक्कन ही लगाएं। दूसरे जार का ढक्कन कभी नहीं फंसाएं, ये Allen2 के वाष्पीकरण व गर्दन की ट्यूब को नुकसान पहुंचा सकता है। कभी पॉलीथीन आदि से नहीं बांधें। Allen2 जार के पैंदे पर बीच में दो रबड़ रिंग व पैड पर सुरक्षित रखें ताकि पैंदा व आपस में Allen2 जार रगड़ कर नहीं खाएं। बिल्कुल सूखे Allen2 जार अथवा प्रथम बार चार्ज कर रहे Allen2 जार में हमेशा Allen2 धीरे धीरे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करना है इसको। बिल्कुल सूखे जार में Allen2 जार अथवा प्रथम बार इसको चार्ज करना कहते हैं। धीरे धीरे एकदम आपने अगर उसमें Allen2 डाल दी तो वो सारी उड़ जाएगी। धीरे धीरे उसमें डालें, अन्यथा ये उछल कर आपकी आंखों में गिर सकती है अथवा आपके हाथों को, शरीर के अन्य अंगों को जला सकती है।
कभी भी Ln2 को ऊपर तक नहीं भरें, इससे Ln2 जार की नेक ट्यूब को नुकसान हो सकता है तथा Ln2 ढक्कन लगाते समय बाहर व्यर्थ रूप से निकलती है, जिससे अधिक नुकसान होता है। क्रायोकैन अथवा Ln2 जार में सीमन के अलावा अन्य वस्तु भंडारित नहीं करें। कई बार क्या होता है कि ये गोबलेट फ्री है, क्या फ़र्क पड़ता है, बर्फ़ जमा लेते हैं, गोबलेट जितना गिलास जो है वो पानी का भर के उसके अंदर डाल के उसको लटका देते हैं अंदर। तो ऐसा नहीं करें कभी, ये गलती ना आए। यहाँ कोई सामान रखना है उसके अंदर तो ये ठंडा हो जाएगा, खा लेंगे बाद में, ऐसा कार्य नहीं करें। फ्रिज नहीं बनाएं इसको। क्रायोकैन अथवा Ln2 जार में सीमन के अलावा अन्य वस्तु भंडारित कभी नहीं करनी चाहिए। Ln2 जार में भरी तरल नाइट्रोजन का लेवल समय समय पर चेक करें। जैसे पतली, ये लड़की नहीं है, लकड़ी है ये, कह दो साहब यहाँ पतली लड़की लिखा हुआ है, वो ला के दो, जार चेक करना है Ln2। ये गलती से इसने इसको, ये लकड़ी है, लकड़ी से बनी स्केल से ही करें, लेकिन बार बार नहीं करें, अन्यथा Ln2 का वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। Ln2 जार को वर्ष में एक बार अवश्य साफ करें। वैक्यूम नॉब से छेड़छाड़ नहीं करें। जो वैक्यूम नॉब है उसके साथ में आप छेड़छाड़ नहीं करें। जो ऊपर एक वो इसलिए दिया होता है कि कभी अगर उसका इतना तकड़ा प्रेशर अंदर बन भी जाए तो वो खुल जाएगा प्रेशर से और जार को कोई नुकसान नहीं होगा। ये वाल्व दिया हुआ है एक तरह का, जिस तरह से प्रेशर कुकर में अगर ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो वो आपने देखा होगा कि वो खुल जाता है उसका वाल्व और बाहर निकल जाती है, गैस ज़्यादा गर्म होती है। तो आज ये हमने आज ये गाइनोकोलॉजी का आपका ये आज का कंप्लीट है। और इसमें कुछ ये हमारा पिछला जो चैप्टर था इसमें हमने देखा कुछ ये जो टेबल दिए हुए हैं यहाँ, इनका थोड़ा सा बकाया रह गया था, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना हमने। इसमें ये आपका पेज नंबर 307 है। ये तो हमने पार्चुरेशन और ये तो हमने कर लिया था। ये जो पेज है 308, यहाँ हम थोड़ा ध्यान अपना, हालांकि ये सारा आप लोगों ने पहले किया हुआ है, लेकिन ये नहीं रह जाए कि इसको समझाया नहीं गया। और इसका महत्व बड़ा है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये बात आपके समझ में आ गई कि ओवा जो है रिलीज़ होने के बाद जैसे ही इनफंडिबुलम ने पकड़ा, एम्पुला में कब कितने समय में पहुंचता है, और आपने सर्विक्स में एआई की और स्पर्म छोड़ दिया, वो एम्पुला तक कितनी देर में पहुंचता है, तो आप एक एक्यूरेसी जो है वो बना सकते हो एआई की। आपको बड़ा शानदार रिजल्ट इसके आपको मिलेंगे। तो इसमें रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, देखिए एज ऑफ प्यूबर्टी हम लोगों ने पढ़ रखा है, स्पीसीज, नेचर ऑफ हीट साइकिल कैसी है, ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेस, ये सारा इन्होंने एक साथ कंप्लीट जो है इसमें लगा दिया गया है। ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेस कितना हीट है, टाइम ऑफ ओवुलेशन देखिए कितने समय में, पीरियड ऑफ मैक्सिमम फर्टिलिटी और जेस्टेशन पीरियड, स्पर्म सर्वाइवल कितना देर है देखिए, टाइम ऑफ इंसेमिनेशन क्या सही रहेगा। इस खाने को तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, टाइम ऑफ इंसेमिनेशन, ये आपके फील्ड में काम आने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर हम देखें काऊ के अंदर एज ऑफ प्यूबर्टी 1 से 2, 1 से 2.5 साल तक अप्रॉक्सीमेट है, क्योंकि ब्रीड पे डिपेंड करता है। देसी तो 2.5 पे आती हैं, लेकिन ये जो क्रॉस ब्रेड हैं या एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं ये 12 महीने पे ही हीट में आ जाती हैं। 8 से 24 आवर्स ये है हमारे पास। रिकरेंस 21 डेज साइकिल। पॉलीस्ट्रेस एवरेज 18 से 19 आवर्स पॉलीस्ट्रेस है ये, यानी कि एक सीजन में एक साल में कई बार जो है वो हीट में आने वाली। ये जो टाइम ऑफ ओवुलेशन ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी 14 आवर्स आफ्टर द एंड ऑफ
14 आवर्स आफ्टर द एंड ऑफ हीट। देखिए 14 से 19 है ये, 14 आवर्स आफ्टर द एंड ऑफ हीट। तो जैसे ही 14 घंटे होते हैं आफ्टर द हीट, एंड होती है हीट की, तो तब ये ओवुलेशन होता है। तो पीरियड ऑफ मैक्सिमम फर्टिलिटी, लास्ट 8 आवर्स ऑफ एस्ट्रस, लास्ट 8 आवर्स ऑफ एस्ट्रस। तो हम देखिए 24 घंटे हीट में रहती है, तो 12 घंटे बाद लगा देते हैं, तो ये लास्ट के 8 घंटे जो है ना, 12 ही बचे, यानी कि 12 के बाद में 24 में 12 बच गए। तो और भी अगर आप 12 के बजाय भी 4 घंटे और भी अगर लेट लगा दें तो बेस्ट टाइम जो है ये बता रहा है ये। तो ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेस्टेशन पीरियड 2 डेज। अब ये इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल कितने देर करेगा यूट्रस में स्पर्म, तो 2 दिन तक ये रहेगा। अब आपके स्पर्म 2 दिन तक सर्वाइवल करेगा, और ये 8 घंटे के अंदर ही, 8 से 6 घंटे, 8 ही घंटे अप्रोक्सीमेट शायद, स्पर्म जो है जैसे आपने यूट्रस से यानी कि आपने इंसेमिनेशन किया, ये एम्पुला में पहुंच जाएगा। तो आप देखें उतना समय ओवम के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, ताकि ओवम जो है, अब लेकिन स्पर्म पहले पहुंचता है, ये हमने पहले अंडरलाइन किया हुआ है मैंने पीछे, स्पर्म पहले पहुंच जाता है। तो ये ध्यान रखना होगा हमारे को, लेकिन फिर भी ये 2 दिन तक जिंदा रहता है, नो प्रॉब्लम। अब टाइम ऑफ इंसेमिनेशन देखिए, स्टैंडिंग एस्ट्रस 8 to 9 आवर्स आफ्टर ऑनसेट, 8 से 9 घंटे जैसे ही हीट ऑन हो गई है उससे 8 या 9 घंटे। और हम तो अप्रॉक्सीमेट बस हमने बड़ा सुंदर सा रास्ता अपनाया हुआ था, सुबह बोली है तो शाम को टीका, शाम को बोली है तो सुबह। अब अगर शाम को 6 बजे बोली है तो सुबह 9 बजे ही लगेगा, अस्पताल खुलेगा तो लगेगा। तो वहाँ कई बार देखिए 6 से 6 और 5 नहीं 3, 12 और 3 15 घंटे हो गए। तो लास्ट 8 घंटे हमारे लिए बेस्ट हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। तो अब आप इसमें लग जाए कोई बात नहीं। अब इधर ये कह रहा है कि 8 से 9 घंटे बाद इंसेमिनेशन करना है। तो अब आप देखिए अगर मान लो सुबह थोड़ा लेट भी बोली है, वो 10 बजे भी बोली है, तो वो आप देखिए 2 घंटे वो हो गए, 6 बजे शाम को 8 घंटे हो गए, तो 6 बजे 7 बजे तक टीका लग सकता है आराम से। तो ये जो है कम्बिनेशन, ये जो है मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बुफेलो में भी सेम है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है लगभग। मेयर में ये इम्पोर्टेंट है, 6 से 12 महीने का ये जो है ताव में यानी कि प्यूबर्टी आ जाती है। सीजनली पॉलीएस्ट्रस है, 21 दिन ही है। अब ये इम्पोर्टेंट है ड्यूरेशन ऑफ एस्ट्रस। अब ये 3 से 40 डेज एवरेज 7 दिन तक, घोड़ी 7 दिन तक हीट में एवरेज रहती है, और इसमें ओवुलेशन 24 आवर बिफोर द एंड ऑफ इट। जैसे ही एंड होता है उसका तो 24 घंटे जो है पहले ओवुलेशन होता है, और इसके बाद में पेनल्टी मेट डेज ही है, ये डेज ऑफ एस्ट्रस। अभी ये पता नहीं क्या लिख दिया, पेनल्टी डे, पेनल्टी मेट डेज ऑफ एस्ट्रस। चलिए खैर, रेजिस्ट्रेशन पीरियड 336 डेज, और स्पर्म का 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन नहीं यार, स्पर्म इसमें ज़्यादा दिन रहते हैं जी। ये दूसरी बुक कुछ और कह रही है। ये जब बात कुछ नहीं जची, 2 से 3 दिन ये ज़्यादा है। डॉग में बीच में 6 दिन है जिंदा रहते, 6 से 7, और इसमें भी मैंने आइडिया मेरे को ऐसा 6 से 7 दिन जिंदा रहते। लेट देखते हैं, कोई बात नहीं। टाइम ऑफ इंसेमिनेशन 5 से 6 घंटे बिफोर ओवुलेशन।
बिफोर ओवुलेशन। तो अब आप देखें ओवुलेशन कब होगा, टाइम ऑफ ओवुलेशन 24 घंटे बिफोर द एंड ऑफ ईस्टर। जैसे ही 24 घंटे जो रहेंगे, एंड आएगा उसका, उससे पहले जो है ओवुलेशन होगा। और ये कहता है कि 5 से 6 घंटे बिफोर ओवुलेशन। तो हमें देखिए 24 और 5, ये 30 आवर्स हो गया बिफोर, ये 30 आवर्स हो गया बिफोर, ये लगाना होगा 5 से 6 आवर बिफोर ओवुलेशन। तो ये देखिए 24 आवर्स बिफोर द एंड ऑफ हीट ये है। तो 24 और ये इतने घंटे पहले जो है एंड होने से हीट से ये अपने को इसको इंसेमिनेट कर देना है। ये इस तरह से ये अंदाजे आपको ये कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ये में 5 मंथ्स सीजनल है, 36 आवर्स लेटर पार्ट ऑफ ईस्टर्स, बाद वाले में सेकेंड हाफ ऑफ ईस्टर्स, और 150 डेज। ये अब समझ में तो आ ही गया आपके, 22 से 42 आवर्स वंस और ट्वाइस डेली। गॉट में ये भी लगभग सेम है, 100 में पोलिस्टर्स है, बिच में ये यस, एक तो आप बिच पे निशान लगा लीजिए, एक मेर पे लगा लीजिए, एक ये काऊ और बुफेलो पे ये लगाइए आप खास तौर से। बिच में आपको देखिए 2.5 ईयर्स प्यूबर्टी है। बिच का 2.5 कैसे हो सकता है? ये तो 9 मंथ पे ही मैच्योर हो जाती हैं। क्या कह रहा है ये? 9 मंथ to 1 ईयर है इसका मैच्योर। ये कुछ मैं निशान लगा रहा हूँ, हम इसको दोबारा चेक करूँगा। ये 2-3 मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं। 2.5 साल नहीं है इसका बिच का प्यूबर्टी का एज 9 से 12 महीने होता है इसका। तो अभी आप देख कर चलिए ये सही हो सकता है। उसके बाद मोनोस्ट्रस है ये। मोनोस्ट्रस कैसे हो गया? ये 2 बार आती है। पोलिस्टर्स पीछे पोलिस्टर्स दे रखा है। 8 डेज प्रॉपर स्ट्रेस। तो देखिए 8 दिन तक ये हीट में है। 1 से 3 दिन आफ्टर ऑनसेट ऑफ स्ट्रेस। जैसे ऑनसेट हुआ उसके तीसरे दिन जो है आप उसको इंसेमिनेट करेंगे। ये जो ओवुलेशन होता है 1 से 3 दिन बाद में। अब इसके बाद में पीरियड ऑफ मैक्सिमम फर्टिलिटी नेक्स्ट 3 डेज आफ्टर द ऑनसेट ऑफ ईस्टर्स। 6 दिन है ना, 6 दिन रहता है हीट में। और इसका जेस्टेशन 62 और 4 दिन तक इसमें स्पर्म जिंदा रहते हैं। अब देखिए ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। वहाँ उस बुक में 7 डेज है, 6 to 7 डेज। दोनों में इसमें मैं आपको कंपेयर करके एक्चुअल जो इसका जो है डेटा देंगे आपको। एवरी अल्टरनेट डे ऑफ ईस्टर्स। कैमल में 3 से 4 साल में ये यस ये तो सही है। पोलिस्टर्स 1 से 7 डेज। सिक्वल टू क्वाइटस। ये तो ओवुलेशन जो है वो क्वाइटस के बाद ही जो है वो तो स्टार्ट होता है, 406 दिन। और इसके बाद हमारे पास ये छोटा सा टाइम रिक्वायर्ड फॉर इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस ऑफ डिफरेंस भी। इन्वोल्यूशन तो आपने पता है जो ब्याने के बाद में यूट्रस का अपनी पहले वाली स्थिति में नॉर्मल में आना। तो ये देखिए यूट्रस डिफरेंट स्पीसीज में क्या है। काऊ में 21 से 28 दिन, बुफेलो 21 दिन, मेयर 8 से 10 दिन, ई 30 so 7 डेज, शी कैमल 10 दिन, बिच 28 से 35 दिन। ये कॉमन कॉजेज ऑफ अबॉर्शन इन कैटल, ये हमने सारे लगभग से मैं समझता हूँ कि पढ़ रखे हैं। ब्रुसेला अबॉर्टस पढ़ रखा है, ब्रुसेलोसिस और बैंक्स डिजीज़ हमने पढ़ रखा है।
कैम्पिलोबैक्टीरियल फीटस, वेनेरियलिस, कॉर्निबैक्टीरियम, लेप्टोस्पायरा स्पीसीज, लिस्टीरिया, साल्मोनेला, फंगल, ट्राइकोमोनाज, बोवाइन वायरल और इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रैकिटिस। तो ये सारी बीमारियां हमने पीछे डिस्कस जो है वो कर रखी है। इसके बारे में तो आपने पूरा कंप्लीट पढ़ रखा है। फिर भी ये कहता है इनक्यूबेशन टू अबॉर्शन 2 से 5 वीक, 2 वीक टू 5 मंथ और लॉन्गर 6 to 9 months. Last trimester 80% of unvaccinated cow infected in first or second trimester will abort. तो इसका तो ब्रूसेल्ला का तो वैक्सीन है, वो करवाना चाहिए। और इसके बाद में आता है बैक्टर फीटस और विनरेलिसिस 3 to 8 months, 5 to 8 months stage of gestation in which abortion occurs। 5 से, ये हमने पढ़ रखे 6 से 9 महीने, 5 से 8 महीने पीछे, यूजुअली इन लास्ट ट्राइमेस्टर कॉर्निबैक्टीरियम में। तो ये स्पोरेडिक और मल्टीपल अप टू 64%। लेप्टोस्पायरा यूजुअली इन द लास्ट ट्राइमेस्टर 5 से 40%, मे बी स्पोरेडिक और एपिडेमिक। लिस्टीरिया स्पीसीज may be very long because it appears to be stress relieved. Most in later portion of the trimester, वही 6 से 9, about 7th month, sporadic or multiple up to 50%. Salmonella, anytime 6 to 9 months, usually sporadic but may be hard outbreak. Fungal में 28 दिन है, may be from 4 months gestation to term, full term, sporadic to 5 to 10% of hard. ट्राइकोमोनिया, ये भी फ्रॉम ब्रीडिंग टू एनी टाइम अप टू 2 से 4, यूजुअली इन फर्स्ट हाफ जेस्टेशन बट मे बी अप टू 7 मंथ। बोवाइन वायरल डायरिया, इसमें भी 4 से 3 महीने और यूजुअली अर्ली बट मे बी अप टू 4 मंथ्स, यूजुअली वेरी लो बट इन यूट्राइन इन्फेक्शन मे causes severe इंट्रायूट्राइन ग्रोथ, रिटार्डेशन इन सर्वाइविंग फीटस। रिटार्डेशन का मतलब होता है ब्लॉक होना, फीटस का डेवलपमेंट रुक जाता है। इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रैकिटिस 2 वीक टू 4 मंथ्स, इसके बाद 4 मंथ्स टू टर्म एंड 5 to 60%। अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैमीट्स विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन डोमेस्टिक एनिमल। तो इसमें कैपेसिटेशन का समय जो है, कैपेसिटेशन मैंने बता दिया, तो ये लेता है आवर्स कितने कैपेसिटेशन के, 4 घंटे स्पर्म जो लेगा, और रिटेंशन ऑफ स्पर्म फर्टिलिटी आवर्स जो है 30 से 40, और रिटेंशन ऑफ ओवम फर्टिलिटी आवर्स 8 से 12। मेयर में कैपेसिटेशन अननोन है, ये 70 से 140 और ये 6 से 8, ई में 1.5, 24, 10 से 25, 100 में 3 से 6, 24 से 48 और 8 से 10। और बीच में है कैपेसिटेशन टाइम 7 आवर्स, और ये इसके स्पर्म फर्टिलिटी 150 से 240 आवर्स, और इसमें रिटेंशन ऑफ ओवम फर्टिलिटी ओवर, ये है बीच के अंदर मोर देन ग्रेटर देन 96। तो ये तो अब बहुत ही आपके जिसकी बात मैं कर गया यहाँ पे इम्पोर्टेंट, इनको आप देख लेना, कोई एक आधा इसमें ज़रूर दिया जा सकता है फिल इन दी ब्लैंक्स में। बाकी तो ये इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिए, उन पे जो निशान लगाए वो ज़रूर कर लेना। शीत की लंबाई वगैरह इस चैप्टर में, तो चैप्टर में से एक क्वेश्चन नहीं ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं, एक से ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, चाहे वो फिल इन दी ब्लैंक्स हो, मल्टीपल चॉइस हो या ट्रू फॉल्स हो। तो आज गाइनोकोलॉजी का हमने आज ये इतिश्री जो है कर ली है,
तो आप प्रैक्टिकल की जो मेन बातें होंगी वो आपसे साझा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।